न्यूड होकर एक बार कॉल करती, फिर उसके बाद कुछ ही समय में बातचीत करते करते उस वीडियो को रिकॉर्ड किया करती थी। उस लड़की को आदत लग गई थी अब ऐसे कॉल करने और उस कॉल के एवज में बाद में कुछ रकम वसूलने की। हालांकि अब उसे शौक भी हो गया था एक लग्जरी लाइफ जीने की, क्योंकि कुछ लोगों ने बता दिया था कि सबसे आसान तरीका यही होता है। अच्छे लोगों से दोस्ती करो। मॉडर्न कहलाने वाले वो लड़के जो शौकिया होते हैं, घर के पैसों पर या तो वो ऐशो आराम करते हैं या फिर ठीक ठाक अगर कमाई है, और थोड़े बहुत ऐसे फ्रेंड्स बन चुके हैं जिनमें वो घूमना फिरना और इसके अलावा नशे करने वाले शौकीन। लड़की को यही कैरेक्टर अच्छा लगने लगा। उसने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही रकम वसूली जाए। इस बात की सूचना घर वालों को पहले ही लग गई थी कि अब उनकी लड़की हाथ से निकल चुकी है। वो कुछ और कर नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने इसका त्याग करने के बारे में सोचा। लड़की के लिए अब सबसे बड़ा फैसला था या तो घर वाले या फिर बाहर अपने दोस्तों के साथ रहे। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज कहानी अंशिका सिंह की, जो गोरखपुर फायरिंग केस से अब चर्चा में आ चुकी है। लेकिन जब पुलिस उसके मोबाइल डेटा को खंगालती है तो उसमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जिसे देखने के बाद पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं। शुरुआत में समझ नहीं आता कि क्या इस मामले को खोला जाए, और अगर मामले को खोला जाएगा तो अपने ही पेशे से आने वाले लोग भी इसमें फंस सकते हैं। लेकिन दबी आवाज में यह बताया गया कि हाँ, हमारे पेशे वाले भी इस अंशिका के चक्कर में पड़ चुके थे। पूरी कहानी एक कहानी की तरह सुनते हैं। करीब 5 साल पहले अंशिका को शौक लग गया था लग्जरी लाइफ जीने का। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा किस तरीके से लड़के और लड़कियां मॉडर्न स्टाइल के नाम पर अतरंगे कपड़े और न जाने कौन कौन से शौक होते हैं, नशे होते हैं, ट्रिप होता है, गाड़ी के सनरूफ को खोलकर रील बनाने का शौक हो, या फिर बाइक के पीछे खड़ी होकर लड़की के साथ स्टंटबाजी करना हो। यह सब कुछ नया शौक हो चुका है। कार में घूमना, कार में नशे करना, सिगरेट फूंकना, या फिर किसी गली में घूमते हुए लड़की छेड़ना, लड़के छेड़ना, ये आमतौर पर एक मॉडर्न लाइफस्टाइल हो चुकी है। और अगर ऐसा आप नहीं करते तो शायद आज की दुनिया में आपकी कोई गिनती नहीं होगी। कुछ यही कहानी अंशिका की लाइफस्टाइल में भी है। अंशिका 5 साल पहले इन्हीं चीजों से शुरुआत करती है। क्योंकि अब सरकार भी इस बात को प्रमोट कर रही है कि लड़के और लड़की बराबर हैं और होने भी चाहिए, तो यह ढर्रा बनता जा रहा है कि आखिरकार क्या नशे में भी एक तरीके से, जिस तरीके से, अगर पहली बात मैं पहले यहां पे कंफर्म करते रहा, मैं किसी के खिलाफ, किसी जेंडर के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूं। बस इस कहानी को समझाने का तरीका मेरा शायद हो सकता है आपको बुरा लग जाए। तो एक जेंडर का पैमाना, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अच्छी चीज है। लेकिन इस कहानी में इस जेंडर को, जिस तरीके से इस पैमाने को इसने समझा अंशिका ने, वो एक गलत वे में चली गई। लड़कों से अच्छी खासी उसकी दोस्ती हो चुकी थी और ऐसे लड़के उसने अपने दोस्त की लिस्ट में शामिल कर लिए जो नशेड़ी थे, और उसे लगा कि हाँ, दोस्ती हो तो ऐसी, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। यही वाली कहानी चलती रही। अंशिका को अब शौक हो गया था शराब पीने का, नशे करने के और तमाम चीजों के, और उसके साथ कुछ और भी उसकी सहेलियां बन चुकी थी। उसे लगता था यही लाइफ है, यही जिंदगी है और इसी पर आगे चलना है। ऐसे करते करते धीरे धीरे साल दर साल बढ़ते गए। अंशिका को पैसों की जरूरत पड़ने लगी। जाहिर है कि एक मिडिल क्लास की फैमिली से आने वाली एक लड़की, क्या उसके माँ बाप इतने पैसे उसको दे पाएंगे? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। शायद माँ बाप जब पैसे देने में खुद को नाकामयाब पाते हैं, अंशिका के शौक देखते हैं, लड़कों के साथ उसके रहन सहन देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, शौक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब हाथ से निकल चुकी है और उन्होंने छोड़ दिया। अब एक किराए के मकान में संत कबीर नगर में पहले रहने लगी थी। वहां पर जब इसकी मुलाकात कुछ और लड़कों से होती है तो इसे लगता है सबसे आसान तरीका है हनी ट्रैप में फंसाना लोगों को। आजकल का बहुत तौर तरीका आसान हो चुका है। एक गर्लफ्रेंड, एक बॉयफ्रेंड, दोनों में ब्रेकअप हुआ, एक नई आई, एक नया आया, इनसे भी ब्रेकअप हुआ, एक तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, ये क्रम चलता रहता है। और आजकल की जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज है कि उन्हें लगता है कि हो गया, मतलब रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। अंशिका के लिए
ये चीज बहुत आसान बनती जा रही थी। आज इस लड़के के साथ, कल उस लड़के के साथ, आज इस लड़की के साथ, कल उस लड़की के साथ, यही घटनाक्रम चलता रहा और उसने पैसे के लिए अब लड़कों को फांसना शुरू कर दिया था, पुरुषों को। धीरे धीरे उसकी ये कहानी पुलिस वालों तक पहुंच चुकी थी। संत कबीर नगर में रहते हुए कुछ ऐसे पुलिस वालों को भी फांस चुकी थी, जिनसे सबसे पहले फेसबुक के मैसेंजर से, फेसबुक एक ऐप है आपको पता होगा, और उसकी चैटिंग सिस्टम का एक अलग ही ऐप है जिसका नाम मैसेंजर, उसके सहारे पहले मैसेज करती। और लड़की देख के तो वैसे ही लोग रिप्लाई बहुत फास्ट कर देते हैं, और यही कहानी पुलिस वालों के साथ भी कुछ थी। उन्होंने भी रिप्लाई बहुत अच्छे से कर दिया और फिर नंबर इसने मांगा, उधर से जवाब भी आ गया नंबर का। अब इसने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल किया न्यूड होकर, वो वीडियो बन गई। अब उधर से पैसे की भरपाई शुरू हो गई। देंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, अगर जाएंगे तो फिर बहुत पछताएंगे, क्योंकि वीडियो लीक हो जाएगी और पुलिस विभाग में बहुत बदनामी हो जाएगी, जांच बैठ जाएगी। और अगर आप कैरेक्टर के थोड़े ढीले हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। ये अंशिका का कहना था और वही होता गया। किसी से 50,000, किसी से 25,000, ऐसे करते करते इसकी लाइफस्टाइल पूरी बदल चुकी थी। अब चूंकि अच्छी खासी रिच फैमिली वाले लड़कों से इसकी दोस्ती थी, तो अच्छा ये हुआ इसके लिए कि अब वो लाइफस्टाइल चाहिए। थार गाड़ी हो, स्कॉर्पियो हो, हॉर्न बजता हुआ हो, बोनेट पे ये बैठी हो, वैसे रील चलाए, कुछ भोजपुरी गाने, कुछ दूसरे अश्लील गाने, कुछ बॉलीवुड के गाने, ये मिक्सअप करके वो अपना रील बनाती थी। करीब 800 रील उसकी हो चुकी है। इंस्टा आईडी आप देख सकते हैं, वो बकायदा कर्सी के साथ चल रही होंगी। तो वहां से ये अपने पूरे शौक करती गई और धीरे धीरे इसे पता नहीं था कि किस तरीके की कानूनी पचड़े में फंस रही है। जब आप इस तरीके की चीजें करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप उन जेल की सलाखों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जिसमें जाने के बाद शायद आपका दिमाग खुल जाता है ऑटोमेटिक कि आपने क्या किया है पास्ट में। और धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। उसके अंदर इसने 150 लोगों को फांस रखा था। 5 साल में 150 लोग, एवरेज निकालेंगे तो हर साल 30 लोगों को। ये तो वो लोग हैं जो अभी तक पकड़ में आए हैं, जिनके बारे में करीब करीब पता चला है। अयोध्या के एक डीएसपी हुआ करते थे, नाम नहीं लेंगे, उनको भी इसने फांस रखा था। उनसे भी पैसे वसूल लिए थे। कुछ इंस्पेक्टर भी हैं, उनसे भी इसने पैसे वसूल लिए थे। रकम 50,000, 60,000, 70,000, जिसकी जैसी कमाई रही होगी उस हिसाब से इसने वसूले। ये सब कुछ इसने खुद कबूल किया है गोरखपुर पुलिस के हत्थे जब ये चढ़ी। लेकिन इसके लिए सबसे गलत चीज ये हो गई कि पिछले कुछ महीने पहले ये दिल्ली पहुंची थी। दिल्ली में एक जगह से थार को इसने किराए पर लिया था। इसके 6 से 7 मित्र थे, लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। किराए पर लेने के बाद ये सब हो गए फरार। डॉक्यूमेंट भी फर्जी जमा कर रखे थे। और जब वो थार का जो ऑनर था, किराए पर जिसने दिया था, वो जो ढूंढ रहा है, तो उसे पता ही नहीं कि भाई ये किराए वाले कहाँ चले गए। लेकिन दरअसल ये लेकर फरार हो गए थे गोरखपुर, और वहां पर उन्होंने नंबर प्लेट चेंज कर दी थी। और हमारे यहाँ का प्रशासन बहुत तगड़ा है, आपको पता है, बहुत मुस्तैदी से काम करता है। जहां जरूरत होगी शायद वहां पर इनकी आंख को दिखाई नहीं देता। फर्जी नंबर प्लेट से आराम से चल रहे थे, तो चल रहे थे। फिर प्रशासन की गलती है कि आखिर कैसे कोई फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर सकता है। अब करीब 2 दिन पहले गोरखपुर के सिंगड़िया मोड़ पर, ये बहुत प्रचलित जगह है, वहां पर ये अपना बर्थडे मनाने के लिए लोगों को बुला लिया था इसने। अब कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि विशाल मिश्रा नाम का एक शख्स था जिसके साथ इसकी बातचीत थी, दोनों के बीच आपसी संबंध भी थे। अब कुछ रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये अनफॉर्चुनेट हुई घटना है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी। विशाल मिश्रा अपनी गाड़ी से आ रहा था, एक नर्सिंग होम है, उसका मैनेजर है, बतौर मैनेजर काम करता है। इसके साथ इसका एक ड्राइवर भी था कार का, वो कार चला रहा था। विशाल मिश्रा से इसकी बातचीत होती है। अचानक से कुछ मामले को लेकर दोनों में कहासुनी हो जाती है। अब बर्थडे मनाते मनाते ही अंशिका ने पिस्तौल तान दी और जब फायरिंग किया तो वो ड्राइवर को लग जाती है। लोग बीच बचाव कर रहे थे, उसी में वो जो पिस्तौल है वो घूमकर जो है वो ड्राइवर के साइड चली जाती है, उसके पेट में गोली लग जाती है। उसे भर्ती करवाया जाता है मेडिकल कॉलेज में। और बाद में जब पुलिस वाले आते हैं, उससे पहले ही ये लड़की भागने की फिराक में थी। ये कार में किसी तरीके से सवार होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोग, गोरखपुर वालों ने इसे घेर लिया।
जब हमने इसके इंस्टा आईडी को ओपन किया तो वहां पर हमने बहुत कुछ चीजें पाई, और एक बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अंशिका जैसे लोगों को चढ़ाने बढ़ाने वाली हमारी जनरेशन खुद है। हम जैसे लोग खुद हैं। लोग इस बात को खोलकर कह नहीं पाते। दरअसल वो भी पीछे पीछे कुछ ऐसा ही काम कर रहे होते हैं। किसी लड़की की कमेंट में गए तो नंबर मांग लिया, उसके हुस्न के बारे में 2-4 लाइनें बोल दी, कुछ और कह दिया। तो हम खुद इस जनरेशन को खराब करने में कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हैं। आप क्या सोचते हैं उसे बताइएगा जरूर। हालांकि अभी गिरफ्तार हो चुकी है, जेल में है। अब इसके पुराने किस्से पूरे खोल रहे हैं। अब किस किस केसेस में इनको जेल में रखा जाएगा, कौन सी चीज़ों में सुनवाई होगी, क्या ये सुनवाई से पहले निकल जाएंगी, ये सब कुछ पुलिस के ऊपर निर्भर करता है। क्राइम की इस कहानी के बाद मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या जो फिल्टर लगाकर मैं चीज़ें बता रहा हूं वो अगर अनफिल्टर हो तो उसमें कैसे कैसे लोग हैं उस कमेंट में जाकर लिखने वाले। कोई 2-4 लोग नंबर मांगते हैं, कोई कहता है मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो, और कुछ लोग कहते हैं ये इस तरीके की लड़की है, वो उस तरीके की लड़की है। लेकिन उस लड़की को बनाने वाले कौन कौन लोग हैं? शुरुआती गलती क्या माँ बाप की नहीं है, इस समाज की नहीं है, आगे उन लोगों की नहीं है जो लोग खुद वीडियो कॉल पर इस तरीके की चीजें किया करते थे, और अंशिका जैसे लोगों को वो उस रास्ते पर जाने के लिए खुद भटकाते हैं। खैर गलती इस लड़की की भी है, लेकिन क्या हमारे समाज की कोई गलती नहीं है? इसे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सवाल मैंने आप लोगों के ही रखे हैं जो सोशल मीडिया पर मुझे मिले। अंकिता के इस पूरी थ्योरी से एक शायरी फिट बैठती है। गलत हाथों में पड़ा भरोसा सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है। जहां विवेक सो जाता है वहीं से विनाश शुरू हो जाता है। आज की क्राइम कथा में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे कल रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्ते।